हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किताबें में हम सुन रहे हैं मुझे चांद चाहिए। पिछले अंक में आपने सुना वर्षा के पास किशोर की चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी का असर क्या है यह आज जानते हैं। रौ में है रक्से उम्र। सिलबिल जब कंधे पे एयर बैग लटकाए चौवन सुल्तानगंज के चबूतरे पे चढ़ी तो बैठक का दरवाजा खुला हुआ था। पिता महादेव भाई और जीजाजी सामने सामने बैठे थे। उसे देखते ही दृश्य फ्रीज हो गया। उसने नमस्ते की तो भाई सिर हिलाकर सामने देखने लगे और पिता ने गहरी सांस ली। आओ वर्षा, जीजाजी हंस के बोले। लाल किले पे झंडा फहरा ही दिया तुमने। वह कुछ कह पाती इससे पहले ही किशोर अंदर से निकल आया, पहले से ऊंचा और बलिष्ठ। जीजी। रूंधे गले से वह जैसे ही पांव छूने को झुका, सिलबिल ने उसे वक्ष से लगा लिया और एकाएक सिलबिल का बांध टूट गया। 3 वर्षों के निर्वासन, दुख तथा तनाव के कपाट पल भर में चरमरा गए। वह हिलक हिलक के रो उठी। झिल्ली दौड़ती हुई आई और उससे लिपट गई। अरे भाई कलाकार, खुशी के अवसर पे यह क्या है? जीजाजी बोले। जिज्जी भी अंदर घुराते हुए सिसक पड़ी और उसे बाहों में भर लिया। फिर आंसू पोंछते हुए बोली, दूसरों को रुलाती हो और फिर खुद रोती हो। वह उसे बाहों में लेकर भीतर ले आई, अम्मा के बिस्तर के सामने पीढ़े पे बिठा दिया। महोबा वाली सुपारी काटती हुई फुलवती बोली, सुबह की भूली शाम को लौटी है। बड़ी जल्दी सूद ले ली सिलबिल, अम्मा ने अपने खास स्वर में ताना मारा। क्या अम्मा, बेचारी को सांस तो लेने दो। जीजी ने उसके कंधे से बैग निकालकर झिल्ली को थमा दिया। भाभी सुलह की मुस्कान से सामने आई और कंधे के शिशु को सिलबिल की गोद में रख दिया। आंसुओं के पार सिलबिल ने देखा कि 2 नन्ही नन्ही आंखें चकित भाव से उसे देख रही हैं। वर्षा ने गीली मुस्कान से उसका चुंबन लिया तो प्रसन्न भाव से नवांगतुक का चेहरा छूने लगा। हंस रहा है, झिल्ली मुस्कुराकर बोली। दिल्ली की बुआ से पहचान हो गई, भाभी ने टिप्पणी की। सिलबिल कहाँ गई थी? अब अनुष्टुप की चोंच खुली। तेरी 13वीं की पंगत खाने, भीगे स्वर के साथ वर्षा मुस्कुराई। अब घर में मुझे मरने की फुर्सत नहीं मिलती। दोपहर को ऊपर के कमरे के एकांत में जिज्जी बता रही थी, सास पहले आधा काम कर देती थी, बिट्टू को तो एक तरह से वही संभालती थी। वह बुढ़ापे के मारे लाचार है, सारा बोझ मुझ पे आ गया। जब से गुड़िया हुई है 4 घंटे की नींद को तरस गई हूँ। बड़े भोर गाय को दूहने से लेकर जो चक्कर शुरू होता है आधी रात तक नहीं थमता। आगे उन्होंने बेटे के शिक्षा बीमे का जिक्र किया, फिर बेटी के दहेज के लिए आवर्ती बचत खाते का ब्यौरा बताया, फिर तिरुपति मंदिर की महिमा बखानी जहां वह हाल में ही मरने की फुर्सत न मिलने के बावजूद दर्शन करके आई थी। हल्की मुस्कान से सिलबिल को ध्यान आया कि वस्तुतः जब से जिज्जी का ब्याह हुआ है उन्हें मरने की फुर्सत नहीं मिली। उसे विवाहोपरांत मैके में जिज्जी का पहला पदार्पण याद आया, जब वह सास महिमा, पति अनुराग और ससुराल गौरव से लबालब थी। उसे पूरा विश्वास था कि जब 10 साल बाद जिज्जी से भेंट होगी तब भी उन्हें मरने की फुर्सत नहीं होगी। ऐसे सूक्ष्म संपूर्ण ब्यौरों में सृष्टि की रचना सिलबिल को किसी चमत्कार से कम नहीं लगी। जहां जिज्जी जैसे प्राणियों का मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी पक्की व्यवस्था कर दी गई थी कि उन्हें पल भर भी खाली न रहना पड़े। अगर उन्हें खाली समय से जूझना पड़ता तो वह पागल हो जाने के अलावा और क्या कर सकती थी। क्षण भर के लिए वर्षा को जिज्जी के साथ ईर्ष्या हुई और अपने निरंतर सुलगने वाली मानसिक बेबसी की आंच पे आक्रोश। एक और जहां 4 घंटे की नींद को तरसती जिज्जी का जीवन समतल एवं तृप्त होगा, वहीं 8 घंटे की भरपूर नींद के बावजूद सिलबिल कला लालसा से व्यग्र ज्वार में हमेशा डूबती उतरती रहेगी। और तुम्हारा क्या हाल है बहन? जिज्जी पूछ रही थी। तुम्हारी कृपा है, वह मुस्कुराई। नौटंकी का कोर्स तो पूरा हो गया, अब क्या कर रही हो? वर्षा ने कम से कम शब्दों में विद्यालय एवं रिपोर्टरी का अंतर बताया। यह भी एक तरह की ट्रेनिंग ही है। तो यह ट्रेनिंग कब तक चलेगी? जिज्जी ने किंचित विस्मय से पूछा। इसकी कोई अवधि नहीं है, जब तक कोई खुद न छोड़े या निकाल न दिया जाए। चिच्ची पल भर उसे देखती रही, जैसे कोई पहेली पूछ रही हो। फिर बोली, तुम्हारी माया तुम ही जानो। वैसे जीवन के बारे में क्या सोचा है? सिलबिल के मुंह पे मुस्कान आ गई। क्यों, मैं अपना जीवन जी नहीं रही? यह कोई जीवन है सिलबिल? जिज्जी के स्वर में तेजी आ गई। अब अपना स्त्री धर्म निभाओ बहन। वर्षा ने एक नज़र कमरे की ओर देखा। ऐसे प्रश्न इस दीवारों से कितनी बार प्रतिध्वनित हुए हैं। कैसोरे से लेकर कच्चे यौवन तक के कितने यातना क्षण इस कमरे में जीवंत हैं। तरह तरह के झंझावातों से गुजरकर उसने 14/14 तक के अपने निजी पते की यात्रा पूरी कर ली है, पर न यहाँ के यातना क्षणों की छाया से मुक्ति पाई है, न इन जूझते प्रश्नों से।
उस कायस से अभी भी तुम्हारा प्रेम चल रहा है? जिज्जी ने पूछ तो लिया था, पर अंत तक आते आते शर्मा गई। सिलबिल ने हल्की मुस्कान से सिर हिलाया। सिलबिल, या तुम क्या कर रही हो? जिज्जी ने खेद के स्वर में कहा। हमारे घर की 7 पीढ़ियों में कभी किसी ने प्रेम किया है? वर्षा ने सिर झुका लिया। हाँ जिज्जी, मैं बहुत पतित हूँ। तो समझते हुए भी ऐसा क्यों कर रही हो? सिलबिल के तथाकथित अपराध बोध में जिज्जी को आशा की किरण दिखाई दी। थोड़ा मौन रहा। वर्षा को आशंका हुई अब हर्ष के साथ शादी का मुद्दा उठेगा। हर्ष की याद से चुभन हुई। उसके साथ के तनाव की याद आई। तुम्हें पता होगा बुलंदशहर वालों ने सगाई तोड़ दी। जिज्जी ने उसकी ओर प्रतिक्रिया के लिए देखा। वह भावहीन थी। बहुत अच्छा घर हाथ से निकल गया बहन। जिज्जी के स्वर में वास्तविक खेद था। तुम चांदी के कटोरे में कुल्ला करती और चक्रिन पंखा झलती। अब बिरादरी में वर मिलना कठिन होगा। वह तो कहो बुलंदशहर वाले भले लोग निकले, वरना दरवाजे पर आकर दद्दा की थुक्का फजीहत करते तो हम क्या बिगाड़ लेते उनका। जिज्जी कैसी तृप्त और उत्तरदायित्व से भरी भरी गृहस्वामिनी लग रही है, बिल्कुल माँ का छोटा संस्करण। हाँ जिज्जी, मेरी वजह से तुम लोगों की नाक कट गई। शाम को बच्चे का अन्नप्राशन हुआ। भाभी ने जो भी टुकड़ा बच्चे के मुंह में दिया वह मजे से चुगलाता रहा। किशोर ने अपने दोस्त के कैमरे से तस्वीरें ली। वर्षा, अब मुझे काहे को पहचानोगी? कंधे पर साल भर के बच्चे को लिए हुए एक गर्भवती युवती ने वर्षा को पीछे से चुपटी काटी। ज्योति, वर्षा के मुंह से निकला। वह प्रसव के लिए सुल्तानगंज के मैके में आई हुई थी। पति परमेश्वर गोरखपुर में सेंट्रल बैंक में क्लर्क थे। उसने बीएड कर लिया था और शीतला प्रसाद प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका हो गई थी। बड़ी मजे में कट रही है वर्षा। ज्योति जिज्जी के जैसी तृप्त मुस्कान से बोली। बैंक से क्वार्टर मिला हुआ है, रसोई में फ्रिज और मिक्सी है, वेस्पा स्कूटर है। पहले ही बार में मुन्ना हो गया, अब तो इस मोर्चे पे भी कोई चिंता नहीं है। फिर गर्व से बोली, तुम तो अपनी ही हो, तुमसे क्या छिपाना। मकान का प्लॉट भी लेने वाले हैं। अच्छा लगा सुन के, वर्षा मुस्कुराई। तुम अपनी भी तो सुनाओ। ज्योति ने गहरी नजर से देखा। अभी भी एकला चला रे? तुम्हारे जैसा नसीब कहाँ है मेरा। वर्षा ने विवश मुस्कान दी। क्यों, वह कायस लड़का तो था। ज्योति ने अर्थ भरी मुस्कान दी। जिज्जी, बड़े भैया बाहर बुला रहे हैं। तभी झिल्ली ने सूचना दी। वर्षा चौंकी, कंधे पे पल्लू समेटते हुए बैठक में आ गई। उसने घर के अनुरूप सामान्य सूती साड़ी पहनी थी। सर, यह मेरी छोटी बहन है। महादेव ने अदब से टाई बांधे मुंह में सिगार दबाए पुरुष को संबोधित किया और वर्षा की ओर मुड़े। मिस्टर भार्गव, हमारे सुपरिटेंडेंट। इस दौरे में भाई ने पहली बार उससे बात की थी। वर्षा ने नम्रता से नमस्ते की और सामने की कुर्सी पे बैठ गई। एक्चुअली इट वाज माई वाइफ हु हैज फर्स्ट सीन दैट आर्टिकल इन इंडिया टुडे। भार्गव बोले। ए कैप्शन इन योर फोटो सैड वर्षा वशिष्ठ फ्रॉम शाहजहांपुर। देन आई आस्क्ड मिस्टर चोपड़ा। उन्होंने सामने के एक व्यक्ति की ओर संकेत किया और मुस्कुराए। ही होल्ड मी कि सर सी इज मिस्टर शर्माज सिस्टर। चोपड़ा और महादेव भाई उनके साथ हंसे। दरअसल मैं कानपुर में पैदा हुआ और पढ़ा लिखा। कानपुर में ही मैंने अब तक सर्विस की। भार्गव के स्वर में बड़े शहर के होने का गर्व था, इसलिए मैं शाहजहांपुर के बारे में बहुत कम जानता हूँ। सर, हमेशा हम बड़े शहर में रहे, इसलिए यहाँ मन नहीं लगता। चोपड़ा बोले। भाई, पोस्टिंग जहाँ होती है निभानी पड़ती है। भार्गव ने सिगार का कस खींचा और वर्षा से मुखातिब हुए। I have been a student of literature. I know almost all the plays referred in that article. Expert our own hells. What this play is about and how did you like working in it? वर्षा ने ट्रेनिंग के बाद निखार पाई हुई अपनी सदी संतुलित आवाज में कहा। It's a new play very recently brought out by a New York publishing house. To the best of my knowledge, ours was the first production in Asia. It's a very sensitive, possessive dissections of individually freedom versus state stronghold. It very beautiful portrays the relationships between a husband and wife in a closed society and to a what extent the system can damage an individual. I did the heroine Sanya. It was a very sensitive, very tender character, always on this edge and gratefully pulse expert and gradually falls apart. I will always remember Sanya because it's she who gave me my first valid identity as an actress in a New Delhi when I myself was feeling apart. जब तक वर्षा बोलती रही, पुरुष वर्ग मंत्रबुद्ध सा उसे देखता रहा। सिलबिल के जाने पहचाने स्वर में जाने अनजाने भारी भरकम शब्दों से युक्त विदेशी भाषा निर्जर फूटता देखकर सब विशेषतः भाई, पिता, जीजाजी एवं किशोर सकते में आ गए।
जलपान की तस्तरियां लाती झिल्ली आतंकित हो जिज्जी को देख रही थी। शर्मा जी को दिव्या का अंग्रेजी वार्तालाप याद आया। जब वह उनके स्कूल में सिलबिल के लिए अभिनय अनुमति लेने आई थी तो वंश की 7 पीढ़ियों में कोई स्त्री पहली बार अंग्रेजी बोल रही है, और वह भी ऐसे असरदार ढंग से। शर्मा जी ने सोचा। परिवार के साथ वर्षा का अलगाव स्थापित हो चुका था। भाई ने इंडिविजुअल, सेंसिटिव एंड आइडेंटिटी जैसे खतरनाक शब्दों का अभिप्राय पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन यह अलगाव जैसे चौखट में जकड़े बैठक की दीवार पर सुशोभित होने लगा। सिलबिल हमसे बहुत दूर जा चुकी है, उन्होंने सोचा। स्तब्ध मौन में भार्गव को शिष्टाचार की याद आई। माफ कीजिए, मैं आपसे पूछे बिना, उन्होंने सिगार की ओर संकेत किया। तभी बाहर कार के रुकने की आवाज हुई और चबूतरे पर खेलते छोटे बच्चों का झुंड चुप हो गया। आखिर नगर की इकलौती मर्सिडीज कार आकर रुकी थी। पहले डॉक्टर सिंहल एवं मिसेज सिंहल दिखाई दिए, फिर मगनलाल एवं भाभी। वर्षा ने किशोर के द्वारा नोट भिजवाए थे। शाहजहांपुर के सम्भ्रांत वर्ग की मलाई को देखकर पुरुष वर्ग तुरंत अभ्यर्थना में खड़ा हो गया। डॉक्टर सिंहल को देखकर भाई ने आंखें नीची कर ली। वर्षा डॉक्टर सिंहल के पांव छूने को झुक रही थी, पर उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया। वर्षा, हमने तो समझा था कि तुमने हमें विसार दिया, मिसेस सिंहल उसे गले लगाते हुए बोली। वर्षा ने आवेग के साथ कहा, चरणों की धूल चरणों से अलग हो सकती है। 2 साल बाद मिल रहे हैं, भाभी ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। पति पत्नी दिल्ली आने पर नाट्य विद्यालय में उससे मिल आए थे। आज के उत्सव के छोटे हीरो से तो मिलाओ, भाभी हंसी। 3 वर्ष के बाद शाहजहांपुर का दौरा कई दृष्टियों से अप्रत्याशित रहा। वर्षा को अंदाजा नहीं था कि नई दिल्ली में इतने साल गुजारने के बाद शहर उसे छोटा, संकरा और परायेपन की रंगत लिए हुए लगेगा। सड़कों के मोड़, नालियों की बूओं और धीमी रफ्तार सब जाना पहचाना था, पर पहचान में अलगाव के पैबंद लग गए थे। उसे हल्का सा ताज्जुब हुआ कि उसे अपने जीवन के इतने सारे वर्ष यहाँ गुजारने पड़े हैं। उसने कॉलेज को जाने वाली सड़क पर कुछ वर्ष पहले की सिलबिल की छवि पुनर्निर्मित की ढीला ढाला सलवार कुर्ता पहने, सख्ती से भिजे हुए जबड़े और निरंतर चलता हुआ आत्मा का क्रंदन। वर्षों चलने वाली उस मन स्थिति का सारत्व अभी भी उसके भीतर कहीं कसक रहा है। आज अगर वह राजधानी की भावप्रण अभिनेत्रियों में विशिष्ट है तो भिजे हुए जबड़े इसका एक बुनियादी कारण है। अतीत का एक हिस्सा कैसे रहस्यमय ढंग से उड़ी हुई धूल में पीछे विलीन हो जाता है और दूसरे स्तर पर वह कैसे वर्तमान की ठोस हदबंदी में सेंध लगाता रहता है, उसने सोचा। भावना के पीछे कुछ क्षेत्रों में वर्षा अपने को खासा सख्त मानती थी, इसलिए जब 3 वर्ष बाद घर में घुसने पे उसकी रुलाई फूट पड़ी तो यह उसके लिए आश्चर्यजनक था। इस भावनात्मक विमुक्ति को सकारात्मक उसने इसलिए माना कि इससे मन पे रखारी भरकम सिल कुछ हल्की हुई। 3 वर्षों बाद विरोधी पक्ष के साथ नाटकीय समक्षता की आशंका से वर्षा के मन का एक हिस्सा विचलित था। स्टेशन से सुल्तानगंज की ओर बढ़ते हुए उसके पाँव में दुर्बलता की झुंझुनी हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि घर पहुंचते ही महानाटकीय रौद्र दृश्य उपस्थित होगा। महादेव भाई दरवाजे पर उसका रास्ता रोककर भीतर घुसने के उसके मूल अधिकार को चुनौती देंगे। टूटी मंगनी की हेठी और जगह घसाई से विक्षुब्ध पिता अगर शारीरिक प्रहार करते हैं तो उसे आश्चर्य नहीं होता। अम्मा का छाती पीटते हुए कुल कलंकनी को कोसना तो बिल्कुल तय था। उसकी प्रताड़ना देखकर भाभी अपमानजनक भाव से मुस्कान दबाएंगे। जिज्जी विरोधी पक्ष को सक्रिय सहयोग देंगे। वर्षा को हमदर्दी मिलेगी तो सिर्फ किशोर और झिल्ली से। वर्षा ने सोचा था कि अगर नाटकीय दृश्य अधिक दारुण हुआ तो रात के लिए डॉक्टर सिंहल के यहाँ चली जाएगी। सुबह सुबह शहर हमेशा के लिए छोड़ देगी। हो सकता है घर से ही सीधे स्टेशन चली जाए, पर ऐसी नौबत नहीं आई। क्या परिवार के वयस्क सदस्य सचमुच वयस्क हो गए हैं, उसने सोचा। वर्षा, रात के भोजन के बाद जीजाजी बोले, दरियागंज की मेरी ममेरी बहन है ना, उन्होंने लिखा था कि तुम्हें टीवी पर एक नाटक में देखा था। अम्मा के अलावा पूरे परिवार बैठक में इकट्ठा था। भाभी भी ससुर को ओट देकर दीवार से टेक लगाए बैठी थी। हाँ, पहले साल में हुआ था। उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हुई थी, स्कूल में ही? नहीं, टीवी सेंटर के स्टूडियो में, वर्षा बोली। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे रिकॉर्डिंग कैसे होती है? स्टेज के आसपास 2-3 कैमरे लगा देते हैं। तुमको कौन सा रोल दिया था? एक चुलबुली लड़की रेहाना का। वर्षा को इस भूमिका से जुड़ा बोझिल अनुभव याद आया। जिज्जी पान की तस्तरी लेकर आई। वर्षा ने मना किया। महादेव भाई, जीजाजी और किशोर ने पान ले लिया तो झिल्ली कैसे पीछे रहती? कुंवारी लड़की चबर चबर करती अच्छी नहीं लगती, जिज्जी ने झिड़का। किशोर ने तो लिया। झिल्ली रुआसी होकर बोली, लड़के की बराबरी करेगी तू? सच्चाई बिजली की तरह कड़क गई। वर्षा ने ठंडी सांस ली। चलो ले लो, बड़े भाई ने उदारता दिखाई। किशोर ने अपने पान से इलायची निकालकर वर्षा को दी। आदित्य कौल को जानती हो तुम? जीजाजी ने पूछा। वह भी तो तुम्हारे स्कूल के हैं। जीजाजी चलचित्र रसिक थे, अनेक फिल्मी पत्रिकाएं लेते थे। हाँ, पिछले साल वह एक शूटिंग के लिए दिल्ली आए थे तो हम लोग उनसे मिलने ओबेरॉय होटल गए थे। उन्होंने हमें लंच खिलाया था। उससे पहले विस्की भी पिलाई थी। कह दे तो कैसा रहरो मच जाएगा, उसने सोचा।
वह तुमको पर्सनली जानते हैं? किशोर ने पूरा इत्मीनान करना चाहा। हाँ। वर्षा उसके बालों में उंगलियां उलझाकर उसका सिर हिलाते हुए मुस्कुराई। वह मेरा नाटक हंसनी देखने के बाद बैक स्टेज आए थे। तुम्हारे पास रहने की जगह कितनी है? जिज्जी ने पूछा। एक कमरा, रसोई, बाथरूम और बहुत बड़ी छत। किराया कितना है? भाभी ने छोटे घूंघट में से जिज्ञासा की। वर्षा की आर्थिक हैसियत जानने के लिए वह काफ़ी उतावली हो चली थी। यूं घर की नारी मंडल के सामने वर्षा ने अपने ग्रेड का खुलासा कर दिया था, पर उसे एहसास था कि भाभी ने उस पर विश्वास नहीं किया है। कम करके बता रही है, उन्होंने सोचा होगा। 150। बाप रे! किशोर का मुंह खुला रह गया। इतने में तो यहाँ पूरा मकान मिल जाए। बहन कहती थी अकेली लड़की को जगह मिलने में मुश्किल होती है। जीजाजी बोले। हाँ, मुझे मेरे आगे मित्र कहने जा रही थी, पर एकाएक संभल गई। एक सहपाठी के पिता की वजह से मिल गई। वह बड़े ऑफिसर हैं, IAS हैं, उद्योग मंत्रालय में सेक्रेटरी। कुछ क्षणों चुप्पी रही। वर्षा के दूरस्थ निजी संसार का प्रभा मंडल जगमगा उठा। अभी सामान वामान तो कुछ लिया नहीं होगा? भाभी ने पूछा। दिव्या लखनऊ से सब कुछ ले आई थी। एक दिन लगाकर पूरा घर बना दिया। छोटा सा टीवी तक दे गई है। किशोर और झिल्ली के मुंह खुले रह गए। तुम रोज टीवी पर पिक्चर देखती हो? झिल्ली ने पूछा। रोज नहीं पगली, इतवार की शाम को। भाभी की आंखों में वर्षा ने ईर्ष्या पड़ी। नौटंकी वाले के ठाठ तो देखो, उन्होंने सोचा होगा। तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? जिया जी ने पूछा। वर्षा ने संक्षेप में बता दिया। घर में सिक्योरिटी है? उन्होंने तसल्ली करनी चाहिए। हाँ, अपने जीने का दरवाजा मैं शाम को ही बंद कर लेती हूँ। रात को 10 बजे मकान मालिक नीचे का गेट बंद कर ताला लगा देती हैं। कभी शो के कारण तुम देर से आओ तो मेरे पास डुप्लीकेट है। भाभी की आंखें चमक उठी। स्टेशन से ट्रेन सरकी तो किशोर एवं जीजाजी ने हाथ हिलाया। 1.5 दिन अतीत में काटकर वह फिर अपने वर्तमान में वापस लौट रही थी। खिड़की के पार शहर की धुंधली रोशनियां पीछे छूटती जा रही थी। वर्षा खिड़की पे कोहनी टेके अनमनी दृष्टि से बाहर देखती रही। यह स्टेशन छोड़ने का पहला अनुभव याद आया जब वह स्कूल के इंटरव्यू के लिए गई थी। इस बार उसकी मनस्थिति वैसी टूटी नहीं, पर फिर भी मन क्लांत है। जिज्जी भैया भाभी अलग होने की सोच रहे हैं। कमरे के एकांत में किशोर धीरे से बोला। वर्षा स्तब्ध रह गई। भाभी का कहना है कि यहाँ की जिम्मेदारियाँ उन्हें नोच खाएंगी। आखिर अब मुझे अपने बच्चों की भी तो सोचना है। किशोर ने उसकी ओर देखा। भैया इटावे में तबादले की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुआ तो यहीं अलग मकान लेंगे। वर्षा ने गहरी सांस छोड़ी। जिज्जी एक बात बोलूं? किशोर ने निरीह भाव से कहा। पल भर अटक कर जोड़ा। अगले साल मुझे टेक्निकल कोर्स के लिए बाहर जाना होगा। तुम 100 रुपये महीना दे सकोगी? हाँ। वर्षा ने उसके सिर पे हाथ रखा। तू चिंता मत कर। किशोर के चेहरे पे छुटकारे का जैसा भाव आया, उससे वर्षा पिघल गई। वर्षा रानी, हम लोगों की एक बात सुनोगी? प्लेटफॉर्म पे जिया जी बोले। वर्षा के मन का एक कोना हिल उठा। कहिए। एक अच्छा वर है, PCS में है, यानी डिप्टी कलेक्टर। जिया जी ने खुलासा किया। बाकी बिहारी दीक्षित अभी खुर्जा में पोस्टेड है। वह एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। सिलबिल, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिज्जी बोली। उनसे भेंट करने के बाद तुम अपनी मर्जी हमें लिख देना। शिक्षित परिवार है, दहेज इत्यादि की कोई मांग नहीं है। जिया जी ने सतर्कता से आगे जोड़ा। तुम यह भी देखो कि हमें रहना तो बिरादरी में ही है। कल के दिन झिल्ली के हाथ पीले करने निकलेंगे तो हमें कौन ड्योढ़ी पे खड़ा होने देगा? क्या सिलबिल को यह समझना शेष था कि अगर वह कुलीन ब्राह्मण परिवार के खूंटे से नहीं बंधी तो चवन सुल्तानगंज पर एक के बाद एक कैसी आपदाएं टूटेंगी? बाकी बिहारी दीक्षित ने मुझे कहाँ से सूंघ निकाला? उन्होंने तुम्हारे बारे में नवभारत टाइम्स में पढ़ा था। जिज्जी मुस्कुराई। फिर उन्होंने तुम्हारा ड्रामा भी देखा है। क्या तो नाम था? बीना, रीना, नीना। जिया जी के चेहरे पर ड्रामा स्कूल के लिए पहली बार सम्मान का भाव देखा गया। जो चीफ डिप्टी कलेक्टर को विवाह की पहल के लिए प्रेरित कर दे, उसमें कुछ तो सार होगा। एंटन पावलोविच, अगर मीडिया के कारण मेरी परिवार की क्रूरता भोथरी हुई है तो तुम्हारे कारण मुझे डिप्टी कलेक्टर दूल्हा मिल रहा है। इस संभावना की प्रतिक्रिया स्वरूप परिवार फिर मेरे प्रति थोड़ा अनुकूलित हुआ है। चाय का घूंट लेते हुए वर्षा ने उदास मुस्कान से सोचा। उसे कुछ नाटकों की याद आई जिसमें पारिवारिक यंत्रणा का मर्म स्पर्शी अंकन हुआ है, विशेषकर ए लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट की। उसका परिवार भी ऐसे नाटक का मनोरम कच्चा माल है। क्या मैं मंसूर से कहूँ कि इस बारे में सोचिए? तुम संतुष्ट तो हो ना? चलते समय पिता ने पूछा। सिर हिलाने के अलावा वह और क्या करती? पिता और दुर्बल हो गए थे। चिंताओं ने अधिक कृश कर दिया था। नौकरी से अवकाश मिलने में भी देर नहीं थी। भाई भी पहले की तुलना में दायित्व में सुलगते और मन से बुझे से लगे। मध्यवर्गीय सपाट सूनी जिंदगी कैसे तिल तिल करके जलाती है, उसने सोचा। अपना जीवन संवारो बहन, जिज्जी ने कुछ वर्ष पहले कहा था। अपना स्त्री धर्म निभाओ बहन, जिज्जी ने इस बार कहा था। जब तक वह सारी संभावनाओं को फलीभूत करते हुए अपना अभिनेत्री धर्म नहीं निभा सकती, तब तक स्त्री धर्म कैसे निभाएगी? हर्ष की याद आई और मन में टीस हुई।
अभी मेरा कुछ भी निश्चित नहीं है, अभी मेरा कुछ भी स्थिर नहीं है। उसने ठंडी सांस लेकर सोचा, न मेरे हाथों में लगाम है, न पाँवों में रकाब, और उम्र का घोड़ा तेज तेज दौड़े जा रहा है। आज यहीं तक। हर्ष के साथ क्या हुआ, ये हम अगले अंक में जानेंगे। बाय।